हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेनेडिक्ट एंडरसन के एक फेमस वर्क के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इमेजिन कम्युनिटीज, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। इस बुक को सबसे पहले 1983 में पब्लिश किया गया था एंड इसमें एंडरसन ने ये बताया कि नेशनलिज्म का जन्म कैसे हुआ एंड नेशन स्टेट्स कैसे इमर्ज हुए। नेशनलिज्म होता है लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। जब किसी पर्सन में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है तो वो अपने कंट्री को प्रमोट करता है एंड अपने कंट्री को बाकी कंट्री से अलग रखने की डिमांड करता है। इसी चीज़ को स्टडी किया था एंडरसन ने, फिर उन्होंने इस बुक को लिखा था। इस बुक के 10 to 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ इसके 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये एमए इंग्लिश के सिलेबस का पार्ट है। अगर आप इस पूरी बुक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। एंड फॉर नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो एंडरसन ने सबसे पहले ये बताया कि जो नेशंस हैं वो नेचुरली इवॉल्व नहीं हुए हैं, रैदर इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे नेशन का मीनिंग है कंट्री, जहाँ पे लोगों के कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन लैंग्वेज हो। तो एंडरसन ने कहा है कि नेशंस यूं ही नहीं बन गए, इंस्टेड इनकी एक हिस्ट्री है कि कैसे यहाँ पे मोनार्कीज होती थी, यानी कि राजे महाराजाओं का रूल होता था, बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे एंड कैसे फिर उनका फॉल हुआ। तो इनके डिक्लाइन होने का कारण ये था कि तब लोगों में लिटरेसी आ गई थी, वो अवेयर हो गए थे एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होने लगी थी एंड कैपिटलिज्म भी इमर्ज होने लगा था। सो दीज वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके एंडरसन ने हमें ये समझाया कि नेशनलिज्म इतना इम्पोर्टेंट कैसे होता है। तो 1978 में वियतनाम ने कंबोडिया पे अटैक किया और फिर चाइना ने वियतनाम पे अटैक किया। अब ये तीनों कंट्रीज है तो मार्क्सिस्ट, मतलब ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इनमें एक चीज़ तो कॉमन है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर नेशनलिज्म को रखा। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि नेशनलिज्म का आइडिया कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जब लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाती है तो वो यूनाइट हो जाते हैं। तो आगे एंडरसन ने नेशंस को कल्चरल एंड इमोशनल फिनोमिना बताया है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, कॉन्क्रीट नहीं है। कॉन्क्रीट चीज़ को हम टच कर सकते हैं, बट अब्स्ट्रैक्ट चीज़ को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो अब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स हम नेशन को फील कर सकते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते कि ये एक नेशन है, मैंने इसे टच कर दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, इसे इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए एंडरसन ने नेशन को इमेजिन कम्युनिटी बोला है। तो एंडरसन ने नेशन को डिफाइन किया, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे लिख लेना। एंडरसन डिफाइंड अ नेशन एज एन इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट इज इमेजिन्ड एज बोथ इनहेरेंटली लिमिटेड एंड सॉवरेन। तो इस डेफिनेशन में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि इमेजिन, कम्युनिटी, लिमिटेड एंड सॉवरेन। तो अब हम इन वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। एंडरसन ने इसे इमेजिन्ड इसीलिए बोला है क्योंकि इसके सारे सिटीजन्स एक दूसरे को नहीं जानते होते और ना ही वो सारे एक दूसरे को कभी मिल पाते हैं। तो हर एक सिटीजन अपनी कंट्री के बारे में सिर्फ इमेजिन कर सकता है। तो आगे एंडरसन ने एक नेशन को कम्युनिटी इसलिए बोला है क्योंकि ये इसके सिटीजन्स के लिए एक फैमिली जैसा होता है। तो इसके सिटीजन्स के इंटरेस्ट भी कॉमन होते हैं, तो उनमें एक फीलिंग होती है दैट दे बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। तो आगे एंडरसन ने एक नेशन को लिमिटेड इसीलिए बोला क्योंकि इसकी बाउंड्रीज लिमिटेड होती हैं, डेफिनेट होती हैं। दुनिया में ऐसा कोई नेशन नहीं है जिसकी अनलिमिटेड बाउंड्रीज हों। तो आगे एक नेशन को सॉवरेन बोला गया है, जिसका मतलब है कि एक नेशन के पास अपनी एक अथॉरिटी भी है। जिस कंट्री के पास सॉवरेनिटी होती है तो वो अपने लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं। इंडिया भी एक सॉवरेन कंट्री है। पहले कंट्रीज ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, या तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे या फिर ये कॉलोनाइज थे। तो इस टाइम में कुछ ऐसा हुआ था कि जो कंट्रीज गुलाम थे वो डिमांड करने लगे थे कि उन्हें आज़ाद किया जाए, या वो कंट्रीज जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन है वो एक हो जाए। तो लोगों में ये अवेकनिंग आने का क्या कारण था, तो अब हम उसे डिस्कस करते हैं। तो लोगों में अवेकनिंग आने का सबसे बड़ा कारण था प्रिंट टेक्नोलॉजी। तो हमने वॉल्टर बेंजामिन के ऐसे इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन में भी ये पढ़ा था कि प्रिंटिंग मशीन आ जाने से कोई भी वर्क ऑफ आर्ट एक्सेसिबल हो गया था टू द कॉमन मैन। तो लोगों में अवेकनिंग हमेशा बुक्स ही लेकर आती हैं, लेकिन प्रिंटिंग मशीन से पहले बुक्स हाथ से लिखी जाती थी, तो उस पर मेहनत बहुत लगती थी क्योंकि एक ही बुक को बार बार लिखना बहुत मेहनत का काम होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो इससे बुक्स महंगी भी मिलती थी एंड हर एक इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाने से बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स लार्ज नंबर में छपना स्टार्ट हो गए थे और लोगों में रीडिंग हैबिट डेवलप हुई एंड साथ ही ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन गया था।
तो ऐसे फिर कैपिटलिज्म भी इमर्ज होने लगा था एंड हमें पता है कि कैपिटलिज्म में तो मेन फोकस प्रॉफिट मेकिंग पे ही किया जाता है। तो जिस टाइप की बुक्स लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में पसंद कर रहे थे, तो ऐसे ही बुक्स प्रिंट हाउसेस पब्लिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मतलब था पैसे कमाने से। तो उस टाइम यूरोप में लैटिन लैंग्वेज का बोलबाला था, क्योंकि अपर क्लास के लोग ये लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा जो भी मेन फील्ड्स होते थे जैसे कि चर्च, स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस एंड ट्रेड, उसमें भी यही लैंग्वेज बोली जाती थी। कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी इंग्लिश। हालांकि लैटिन लैंग्वेज को पढ़े लिखे लोग बोलते थे, तो इंग्लिश को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रही थी और तब बुक्स भी मोस्टली लैटिन में ही छप रही थी। तो कॉमन पीपल या फिर लोअर स्टाटा के लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे या पढ़ नहीं पा रहे थे। और लैटिन को इतनी इंपॉर्टेंस देने का कारण ये भी था कि ये चर्च की मेन लैंग्वेज थी। उस टाइम चर्च बहुत करप्ट होने लगा था। इसके प्रीस्ट लोगों को बेवकूफ़ बना के उन्हें इंडल्जेंसेस खरीदने के लिए मजबूर करते थे। ये एक तरह के लेटर्स होते थे एंड ये कहा जाता था कि इन्हें खरीदकर लोग अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, मीन्स दे विल गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ देयर सिंस। तो चर्च में प्रेवलेंट माल प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए एंड इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए मार्टिन लूथर ने रेफॉर्मेशन मूवमेंट चलाई। मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रोफेसर थे एंड साथ ही वो एक प्रीस्ट भी थे। तो इनके साथ और बहुत सारे लोग जुड़ गए जिन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा गया एंड इसीलिए इस मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये सब मिलकर क्रिश्चियनिटी में चेंज लाना चाहते थे। तो इनके एफर्ट्स की वजह से क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो वो लोग थे जो पुराने चर्च के साथ ही जुड़े रहना चाहते थे, उन्हें कैथोलिक्स कहा गया, एंड वो लोग जो इसमें चेंजेस लाना चाहते थे उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। तो इस रेफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई। मार्टिन लूथर ने बहुत सारी बुक्स लिखी एंड उन्हें पब्लिश करवाया और ये बुक्स वर्नाकुलर्स में लिखी गई, यानी कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज में। उन्होंने बाइबल को भी लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट किया। तो ऐसे कैथोलिक चर्च के डिक्लाइन होने से लैटिन लैंग्वेज भी डिक्लाइन हो गई एंड लोगों ने वर्नाकुलर्स में लिखना एंड पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अब प्रिंट हाउसेज ने भी लैटिन में बुक्स प्रिंट करना बंद कर दी थी, क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा था। अब कोई लैटिन को इतना नहीं पढ़ रहा था। तो उन्होंने भी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स को वर्नाकुलर्स में पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया था कि पोप ही सब कुछ नहीं है। तो ऐसे फिर पोप की अथॉरिटी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। अब वो सोचने लगे थे कि इंसान जो भी करता है उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें गॉड या डेस्टिनी का कोई रोल नहीं होता। तो ऐसे लोग रैशनल होना स्टार्ट हो गए थे एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट लिटरेचर पे भी पड़ा था। पहले लिटरेचर में ये बात बताई जाती थी कि मैन अपने डीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं सोफोक्लस के प्ले एडिपस रेक्स की। वो अपनी ट्रेजेडी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं था, रैदर ये उसकी डेस्टिनी थी। लेकिन बाद में लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मैन अपने एक्शंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि शेक्सपियर का प्ले किंग लियर, उसमें किंग लियर अपनी बुरी हालत के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि रेफॉर्मेशन का इम्पैक्ट लिटरेचर पे भी पड़ा। तो ऐसे फिर लोगों की थिंकिंग नैरो से ब्रॉड हो गई। तो इन दी एंड हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म, प्रिंटिंग एंड लिटरेसी आ जाने से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ एंड लोग ये डिमांड करने लगे थे कि उनका अपना अलग कंट्री होना चाहिए, जहां उनके पास लिविंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, रिसोर्सेज होंगे और फिर ऐसे मैनकाइंड डेवलप होगी। So here comes the end of the video. Don't forget to like, share and subscribe if you found it helpful. Thank you.